प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आज छठा क्लास है। पिछले 5 क्लास के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों ने पिछली क्लास में रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ के विषय में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें किन बातों की जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, इससे हमें क्या फायदा है, इन सब सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से हानियां क्या क्या हैं, दोष क्या क्या है, इन सब सारी चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जहां गुण है वहां दोष है, जहां लाभ है वहीं हानि भी है। तो आइए देखें कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव या गैस की जानकारी हमें नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त होती है। अब एक हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं कि 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2O। अब देखिए कि हमने ये रासायनिक समीकरण लिख दिया, लेकिन इस समीकरण से हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं यानी अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है प्रतिफल, वह प्रतिफल और अभिकारक ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है। इन चीजों की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं मिल पाती है, नहीं हो पाती है। दूसरा जो इसका दोष है, दूसरा जो सीमाएं हैं, दूसरा जो लिमिटेशन है, वह है कि समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अब समझिए हम लोग कि ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक कहते हैं और ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा का हीट निकलता हो, उत्सर्जित होता हो, उस रासायनिक समीकरण को ऊष्माक्षेपी समीकरण कहते हैं। ऊष्मा का क्षेपण हो, ऊष्मा उससे उत्सर्जित हो, ऊष्मा उससे बाहर निकले। एक उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। जब पुताई करने के लिए, रंगाई करने के लिए चूना का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ठंडा पानी भी डाल देते हैं, तो क्या होता है? चूना खौलने लगता है और उससे गर्म वाष्प निकलता है, भाप निकलने लगता है। यानी वहां पे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है दूसरा जो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग हर बात का, हर टॉपिक का चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हर टॉपिक की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। अगर उसके बावजूद भी कहीं कमी रह जाती है,
कहीं आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर सूचित करें। अब आइए, हम लोग सीखे थे अभी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, यानी जहां पे ऊष्मा का शोषण हो, यानी ऊष्मा देने की आवश्यकता हो, ऊष्मा जब दीजिएगा यानी इसको गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तब जाकर के जो रासायनिक अभिक्रिया का संपादन होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आइए, इस तरह का उदाहरण क्या है, जितना भी दहन है, कोई पदार्थ को हम लोग जला देते हैं तो जलाने के लिए उसमें ऊष्मा देना पड़ता है, और तब जाकर के वो क्या होता है, जलता है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए, तो रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमें यह इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। आगे है तीसरा जो पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में, किन परिस्थितियों में, किस कंडीशन में होता है, यानी कितना उसको दाब चाहिए, कितना ताप चाहिए, उसका सांद्रण क्या हो, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस क्या हो, उत्प्रेरक कौन सा दें, कितनी मात्रा में दें, आदि में संभव है। इस चीज की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है। अगला जो है चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। कहने का मतलब है बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया द्रुत गति से होती है, तीव्र वेग से होती है, और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है, धीमे गति से होती है। इसलिए इस बात की जानकारी यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के विषय में कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पाती है। ये हम लोगों ने जो देखा, रासायनिक समीकरण के लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, इनसे होने वाली हानियां हैं, इनका दोष है। अब आइए, अगला जो प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयासों को लिखें। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास निम्नांकित हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के लिमिटेशंस को देखा, सीमाएं को देखा, दोष को देखा। अगर उस दोष को दूर कर दिया जाए तो रासायनिक समीकरण बहुत ही उपयोगी है और उपयोगी हो जाएगा अगर जो भी सीमाएं हम लोगों ने देखा, जो भी हम लोगों को उसमें दोष नजर आता है, अगर उस दोष को दूर कर दिया जाए तो रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी साबित होगा। अब आइए कि क्या क्या प्रयास किया जा सकता है उस पर जरा हम लोग ध्यान दें, जिससे कि रासायनिक समीकरण उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की अगर जानकारी मिल जाए, जो भी हम लोगों ने लिमिटेशंस में देखा कि रासायनिक समीकरण के द्वारा कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन पदार्थ बन रहे हैं, यानी अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस की जानकारी हमें नहीं मिलती है। अगर वो चीज मेंशन कर दिया जाए तो रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक उदाहरण देखिए कि जिंक की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। अब यहां पर जिंक
ठोस है या द्रव है या गैस है, सल्फ्यूरिक अम्ल ठोस द्रव गैस है या किस अवस्था में है, अगर उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें तो रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी साबित होगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर ठोस है, कोई पदार्थ अगर ठोस है तो उसको S द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। अगर कोई द्रव है, जैसे ठोस अगर कोई पदार्थ है तो उसको S के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर द्रव है तो उसको L द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर गैस है तो उसको G द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर कोई जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ यानी एक्वस करके डिनोट किया जाता है, ताकि रासायनिक समीकरण का उपयोग और क्या हो, उपयोगी हो जाए। यहां भी देखिए जिंक ठोस अवस्था में है, S के द्वारा डिनोट किया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन है, इसलिए इसको AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में दिखाया गया है। फिर देखिए जिंक सल्फेट जो बनता है उसको भी एक्वस यानी AQ के द्वारा डिनोट किया गया है, जबकि हाइड्रोजन गैस है उसको G द्वारा डिनोट किया गया है, सूचित किया गया है, जिससे रासायनिक समीकरण और उपयोगी बन जाता है। दूसरा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी अगर दे दी जाए तो और उपयोगी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, और उसी तरह से जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोई भी पदार्थ का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो उससे ऊष्मा मुक्त होती है, उससे ऊष्मा निकलती है, तो यानी निकलना, ऊष्मा का क्षेपण होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से अगर प्लस ऊष्मा कर दिया जाए तो हमें समझ में आ जाता है ये रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा जो उदाहरण है N2+O2, इसमें ऊष्मा चाहिए, इसको हीट चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के उसको गर्म जब कीजिएगा तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और इसमें ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसका नाम भी लिखेंगे, ये नीचे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये N2 नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें ऊष्मा चाहिए यानी हीट चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है 2NO। इससे क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी साबित होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि गैस का उत्सर्जन की जानकारी। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें अगर कोई गैस इवॉल्व कर रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको भी डिनोट किया जाता है, जैसे इस तरह से ऊपर एरो करके कि कोई गैस उस रासायनिक अभिक्रिया से निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। अब यहां पर देखिए जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट की प्रतिक्रिया जब कराई गई तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसलिए देखिए यहाँ एरो दे करके तीर चिन्ह ऊपर दे करके दिखा दिया गया है, यह हाइड्रोजन गैस तो बनता है और ऊपर की ओर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी होता है। चौथा जो है अवक्षेप बनने की जानकारी। सबसे पहले जानिए कि अवक्षेप है क्या। अंग्रेजी में इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया पढ़ेंगे आगे के क्लास में। अवक्षेप का मतलब होता है गाद बन जाना, नीचे गाद के रूप में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम लोग करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, ध्यान दीजिएगा। और टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि कुछ पदार्थ नीचे जो है वो जम जाता है, गाद के रूप में नीचे जमा हो जाता है, जिसको कि हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में इसको पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अब देखिए यहां पर ये सिल्वर नाइट्रेट है, नाम लिख देते हैं। आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल हम हमेशा रखते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें
कमेंट करके सूचित करें। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये बनता है सिल्वर क्लोराइड और ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। अब यहां पर देखिए हम, ये पीपीटी है, ये अवक्षेप है, ये गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको नीचे की ओर तीर चिन्ह से दिखाए हैं कि ये समीकरण में गाद के रूप में बैठ जाता है। अब देखिए इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में अगर AgNO3 प्लस HCl मिला दिए तो बनता है क्या? AgCl। यही आपका AgCl है। नीचे जो बैठ गया है वो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, और ये गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है। देख लीजिए, ये गाद के रूप में नीचे सिल्वर क्लोराइड बैठ जाता है। इसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। अब हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। दूसरा जो प्रश्न था कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने यह भी देखा कि उसकी सीमाओं को अगर दूर कर दिया जाए, दोष रहित कर दिया जाए, तो वो अधिक उपयोगी होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।